Hello students, now I am going to start the next lecture of solid state, classification of solids. Okay, solids के classification. ठीक है, तो solid को दो पार्ट में बांट दिया गया. एक को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे को कहते हैं अमॉर्फस. एक को हमने कहा क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे को हमने क्या कहा एमॉर्फस सॉलिड. ठीक है, अब बात आ रही है किस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया. भाई हर जगह ये चीज़ देखते जा रहे हैं, बिना वजह के, बिना कोई प्रॉपर रीज़न के, प्रॉपर पॉइंट के ऐसे हमने क्लासिफाई कर सकते हैं कि 3 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, कैसे. तो हर क्लासिफिकेशन का कहीं भी जहाँ भी कहीं क्लासिफाई कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, ठीक है, हमेशा उसका एक बेस होता है कि किस बेसिस पे कर रहा है. ठीक है, और कंपटीशन के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि बेसिस हमें पता होनी चाहिए, क्लियर कट, हर चीज़ एकदम क्लियर कट होनी चाहिए. ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड किस बेसिस पे, तो अभी हमने कहा था कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक. बेटा एमॉर्फस सॉलिड का दूसरा नाम आप लोग जानते होंगे, इसका एक और नाम है. क्या नाम है? स्यूडो सॉलिड. और मेरे ख्याल से एक और नाम आप लोग जानते होंगे, इसको कहते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड. तो बेटा पहले क्लासिफिकेशन समझिए. क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था, तो किस बेसिस पे? अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इस बेस पे क्लासिफाई किया गया. ठीक है, तो जिसके पास डेफिनिट अरेंजमेंट होती है, जिसके पास डेफिनिट अरेंजमेंट होती है. ठीक है, तो पहला ही हमारा क्लासिफिकेशन का एक पॉइंट हो गया, अरेंजमेंट कैसा है. तो बेटा क्रिस्टलाइन में क्या हो जाएगा, एक डेफिनेट होती है, बिल्कुल बिल्कुल फिक्स होगी. ठीक है, डेफिनेट, या फिर हम कह सकते हैं फिक्स. फिक्स है. अगर अरेंजमेंट फिक्स है, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, फिर ए है, बी है, ए है, बी है, बी हो गया, ए बी ए बी ए बी. चलो खेल लिए, बहुत हो गया. ठीक है, जैसे डेफिनेट एक अरेंजमेंट है, जो ए है इसके चारों तरफ हमको क्या मिल गया, बी मिल गया. किसी बी को ले लो, यहाँ बी ले लो. ठीक है, यहाँ बी ए कहीं भी ले लो. इस बी को लिया तो इसके चारों तरफ हमको क्या मिल गया, ए मिल गया. यहाँ देखिए. ठीक है, किसी भी देखा हमने, कहीं भी बी को यहाँ देख लीजिए, ए आ गया चारों तरफ इसके. किसी ए को देख लीजिए, ए यहाँ देख लीजिए, बी आ गए सराउंडिंग में इसके. तो एक डेफिनेट अरेंजमेंट है. जैसे हम लोग क्लास में बैठते हैं, जैसे हम लोग असेंबली में खड़े होते हैं. ठीक है, तो असेंबली में एक सिंपल रो में खड़े होते हैं, ऐसे हम लोग क्लास में बैठते हैं. ठीक है, भाई टीचर के लिए स्पेस होता है तो वो फिक्स है ना. जैसे हमने कह दिया कि क्लास में टीचर जो है पढ़ा रहे होंगे, ये तो पता है ना कि पीछे नहीं पढ़ा रहे होंगे, कोने में कहीं होंगे, जहाँ होंगे कहाँ होंगे, बोर्ड के पास होंगे. ठीक है, क्योंकि अरेंजमेंट फिक्स होती है. तो क्लासरूम में जैसे बैठते हैं, असेंबली में खड़े हो रहे हैं, वहाँ डेफिनेट अरेंजमेंट होती है. ठीक है, तो अगर डेफिनेट अरेंजमेंट है तो उसे हमने क्या कह दिया, सॉलिड. तो बेटा सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक अभी जस्ट पहले हमने बात किया था कि कैरेक्टरिस्टिक में था कि अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. तो जिसकी अरेंजमेंट है उसे तो सॉलिड कहा. क्रिस्टलाइन एमॉर्फस की बात तो थी नहीं ना, सॉलिड कहा था ना वहाँ पे, कि सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक थी. यानी कोई भी अगर सॉलिड है, कोई भी सॉलिड हो, तो उसकी अरेंजमेंट तो फिक्स होनी चाहिए. पर यहाँ क्या कह रहे हैं कि इसमें अरेंजमेंट फिक्स होती है और यहाँ अरेंजमेंट कैसी होती है, नॉट फिक्स. तो भाई फिक्स है अरेंजमेंट, और तब आपने कह दिया ठीक है, वो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया. और अगर फिक्स नहीं है तो अमॉर्फस सॉलिड हो गया. भाई सॉलिड की तो कैरेक्टरिस्टिक है कि फिक्स होना चाहिए, यानी अरेंजमेंट फिक्स होनी चाहिए. तो सही बात है, ये सॉलिड है ही कहाँ, सॉलिड के लिए ना फिक्स होना चाहिए. बेटा ये क्या है, लिक्विड है, सुपर कूल्ड लिक्विड. मतलब है वो लिक्विड, इतना कूल कर दिए हैं कि सॉलिड जैसा हमको लग रहा है. जैसे ग्लास है तो सॉलिड लग रहा है हमको, सॉलिड की तरह. ठीक है, पर क्या वो सॉलिड है, उसको सॉलिड कह देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, वो सुपर कूल्ड लिक्विड है. तो सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब, भाई लिक्विड हमने पढ़ रखा है, फ्लो करने की टेंडेंसी है उसकी, अरेंजमेंट फिक्स नहीं होनी चाहिए. तो बिल्कुल सही बात है, ग्लास की अरेंजमेंट फिक्स नहीं होती है, चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम. तो चेंज होगा तो पिघल गिर जाएगा, भी खिड़की में लगाएंगे कैसे, थोड़ी देर में उससे बात करेंगे कि कैसे लगाएंगे हम लोग.
ठीक है, या अभी ही समझ लेते हैं इसको। सुपर कूल्ड लिक्विड हमने क्यों कहा इसको, ठीक है, ये सॉलिड नहीं है। सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, अरेंजमेंट फिक्स होनी चाहिए। सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक है अरेंजमेंट फिक्स होनी चाहिए, ठीक है, इसकी फिक्स नहीं है, नहीं इसलिए ये झूठा है। यानी सॉलिड हमको लग रहा है पर सॉलिड है नहीं, झूठा सॉलिड है। सूडो मीन्स पता होगा, सूडो मतलब झूठा, फॉल्स। तो फॉल्स सॉलिड है, सच्चा सॉलिड नहीं है, झूठा सॉलिड है। तो झूठा सॉलिड हो गया, इसका मतलब है क्या, वो सॉलिड नहीं है, वो लिक्विड है। क्लियर, दिखने में बस सॉलिड लग रहा है पर सॉलिड है नहीं, ठीक। तो ग्लास का एग्जांपल हमने लिया था, उसको समझते हैं जरा, ग्लास का एग्जांपल कैसे था। अगर बहुत पुराने खिड़की और दरवाजे देखे होंगे, ठीक है, तो खिड़की उड़की खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। अगर ग्लास लगा हो खिड़की में, ठीक है, और पुराना दरवाजा है, 40 साल 50 साल पुराना अगर दरवाजा है, तो दो चीज़ें उसमें देखने को मिलती है। एक तो थोड़ा सा वाइटिश कलर आता है, ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है उसमें, कुछ जैसे लगता है वाइट वाइट से धागे उसमें रेशे जैसा, या वाइट वाइट से शैडो बन जाता है उसमें, ठीक है, बहुत विजिबिलिटी अच्छी नहीं रह जाती, ठीक है। और दूसरा हमने देखा है कि उसमें खड़खड़ाहट की आवाज़ आने लगती है। तो खड़खड़ाहट का मतलब ये क्या रहा, आप उसको अगर टच करेंगे तो ऊपर आपको पतला मिलेगा और नीचे कैसा मिलेगा, मोटा। तो जब मिस्त्री ने उसको फिट किया रहा होगा, किसी कारपेंटर ने, तो ऐसा तो नहीं था कि ऊपर से पतला करके नीचे से मोटा करके फिट किया, और कि खोलेंगे तो खड़खड़ करके आवाज़ आएगी, कॉलवेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा नहीं था, उसने तो ठीक ही फिटिंग किया था। पर क्या रहा कि टाइम के साथ टेम्परेचर पाते, फिर धूप गर्मी इस तरह से पाते, जब उसको टेम्परेचर मिलता है तो उसके पार्टिकल की फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। अब ये लगे कि फ्लो करने की जो टेंडेंसी होती है बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो। इसलिए हमने 30 to 40 ईयर्स या 50 ईयर्स की बात की, 40-50 साल की हमने बात की थी। तब आप छू के या देख के पता कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे ऊपर पतला है और नीचे मोटा हो गया उसका बेस, ठीक है। तो नीचे से नहीं गिरता, ऊपर से खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। इतना क्लियर है, कोई डाउट समझने में, ठीक है। तो क्या है, ये सॉलिड नहीं है, झूठा सॉलिड है, क्योंकि अरेंजमेंट फिक्स नहीं है। तो एक पॉइंट समझ में आ गया, अरेंजमेंट। कोई डाउट यहाँ तक समझने में, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है शेप। तो इसकी शेप क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, इसकी फिक्स शेप होगी। इनकी शेप क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, ये डेफिनेट शेप नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। इनकी कैसी हो गई शेप, फिक्स हो गई, डेफिनिट हो गई, ठीक है। और इनकी शेप फिक्स नहीं होती है, किनकी नहीं होती है, एमॉर्फस की। जरा आगे और पॉइंट देखते हैं। अब जितने डेफिनेशंस हैं, जो कुछ भी है यहाँ पे, ठीक है, हम उसका PDF अपलोड कर देंगे। आप लोग ये सारा कुछ रिटन मटेरियल आपको इसका मिल जाएगा, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे भी एक्सप्लेन करते समझाते चले जा रहे हैं। आपको कुछ नोट करना हो तो नोट भी कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। लेकिन अभी जितना भी पढ़ा रहे हैं उसका हम पूरा रिटन मटेरियल अपलोड कर देंगे अपने GN की जो साइट है उस पर हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा, क्लियर। हाँ, तो थर्ड पॉइंट क्या बात करते हैं बेटा, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा है मेल्टिंग पॉइंट। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, ये फिक्स होता है मेल्टिंग पॉइंट, यानी हम इसको शार्प भी कह सकते हैं, शार्प, ठीक है। और ये क्या होते हैं, शार्प नहीं होते हैं, ये वाइड रेंज रखते हैं। वाइड रेंज मतलब जब हम हीट करेंगे, ठीक है, तो ये एक फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि आइस ही है मान लीजिए, ठीक है, वो सॉलिड है, अब उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये तो नहीं कहा ना कि 0 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस, ऐसा तो नहीं कहा। तो वो फिक्स कहते हैं, शार्प एकदम बिल्कुल फिक्स हो 0 डिग्री सेल्सियस। किसी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस, फिक्स है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसे शार्प कहते हैं। लेकिन इनका क्या होगा, जब हम हीट करेंगे सबसे पहले क्या होंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे सबसे पहले। तो हीट को लेंगे, सॉफ्ट होंगे, फिर धीरे धीरे पिघलना शुरू करेंगे, और एक साथ चारों तरफ से नहीं पिघलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं था, कहीं से ज़्यादा है कहीं से कम है, ऐसे अलग है वेरिएंट्स, ठीक है। तो इनको हम वाइड रेंज कहते हैं, क्लियर। ये कैसा होगा, शार्प हो गए, और ये कैसा हो गया, वाइड रेंज हो गया, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो गई, कटिंग, ठीक है। अगर मैं कटिंग की बात करूं तो अगर हम शार्प एज नाइफ से, एकदम बढ़िया चाकू, शार्प चाकू रहे, ब्लर चाकू ना रहे, जिससे केला भी पका केला भी ना कटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने ले लिया और उससे हमने कट किया किसी सॉलिड का, आप सोडियम ले लीजिए, ठीक है, कट करिए शार्पली, ठीक। किसी मेटल को कट करेंगे तो एकदम स्मूथ कट होगा, बिल्कुल एकदम चिकना, एकदम स्मूथ कट होगा। लेकिन अगर हम रबर को काट रहे हैं, ठीक है, तो रबर में कई जाते हैं ऐसे, आप कभी रबर को कट किए होंगे, देखे होंगे, छोटे में तो हम लोग बहुत खेलते थे, नया रबर आएगा काटेंगे तो उसमें क्या होता था, जब रबर को प्रेस करिए, ठीक है, तो एकदम स्मूथ नहीं कटता, कई सारी लाइनिंग खींचती हैं उसमें,
ठीक है, बहुत सारी लाइनिंग खिंच जाती हैं। जब बहुत सारी लाइनिंग आ गई, ठीक है, तो शार्प तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर शार्प एज होता है ये, ठीक है, एकदम शार्प एज, या ऐसे कह दीजिए एकदम क्लियर कट होता है, क्लियर, बिल्कुल एकदम क्लियर। और ये क्लियर नहीं रहेगा, ब्लर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर कट नहीं होता इसका, ठीक है, ये एकदम क्लियर कटिंग होगी बिल्कुल इसकी, ठीक है। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। फ्यूज़न का मतलब क्लियर है ना भाई, मेल्ट कर रहे हैं, फ्यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं बल्ब फ्यूज़ हो गया, फ्यूज़ मतलब उड़ गया। फ्यूज़न का मतलब क्या हो गया, फ्यूज़ होने का मतलब होता है जो उसका फिलामेंट है वो पिघल गया, मेल्ट कर गया, ठीक है। तो मान लीजिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फिलामेंट लगा हुआ था, तो फ्यूज़ कर गया, मतलब वो मेल्ट कर गया, मेल्ट करेगा तो नीचे टपक जाएगा, जो कनेक्शन था वो खत्म हो गया, तो उसे फ्यूज़ कहते हैं। फ्यूज़ का मतलब उड़ गया नहीं होता कुछ चीज़, ठीक है। कहीं भी वायर क्या हो गया, मेल्ट हो गया, मेल्ट हो गया हमने कह दिया उसको फ्यूज़ हो गया। तो बेटा हीट ऑफ फ्यूज़न, इस सॉलिड को मेल्ट कराने के लिए जो टेम्परेचर हमको चाहिए होता है, ठीक है, यानी मेल्टिंग पॉइंट भी एक तरह से समझ सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होगा बेटा, ये भी फिक्स होगा, हीट ऑफ फ्यूज़न क्या हो जाएगा, फिक्स होगा। कोई डाउट है, हीट ऑफ फ्यूज़न क्या हो जाएगा, फिक्स होगा। कोई परेशानी आता समझने में, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। नेक्स्ट, हाँ आगे चल रहे हैं हम लोग, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट का ऑर्डर क्या है, तो इसे हम कहते हैं लॉन्ग, क्रिस्टलाइन वाला क्या हो जाएगा, लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज ऑर्डर रखता है, ठीक है। और ये कैसा हो जाएगा अमॉर्फस वाला, शॉर्ट रेंज। इसका क्या मतलब हुआ भाई, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या था, सपोज करो ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, मान लो ऐसे है, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब अगर यहाँ से हम जा रहे हैं, ठीक है, तो हमको कोई नहीं मिला, ना ए ना बी, ठीक है। अगर चलो इसको अगर हम ना भी समझें, ऐसे समझते हैं, अगर हम यहाँ से जा रहे हैं बेटा, ठीक है, अगर हम यहाँ से जा रहे हैं, तुमको क्या मिलेगा, बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, एक ही पैटर्न मिलता जाएगा। यहाँ से जा रहे हैं ए बी ए बी ए बी, एक ही तरीके का हमको एक दूर तक मिलता जाएगा, सही है ना, ठीक है। अगर हम यहाँ से चल रहे हैं तो बी 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 हमको मिलता चला जाएगा। अगर हम यहाँ से चले तो ए मिलता चला जाएगा, बी 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 मिलता चला जा रहा है। यानी हम एक लंबी दूरी तक, लंबे डिस्टेंस तक, क्रिस्टल के इस पार से लेकर उस पार तक एक जैसा पैटर्न पकड़ के चल पाते हैं, ठीक है। तो इसको हमने कहा लॉन्ग रेंज ऑर्डर, क्लियर। जबकि यहाँ ऐसा नहीं, कहीं ए है, कहीं बी ज़्यादा है, मान लीजिए ए हो गया, कहीं बी 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 बहुत ज़्यादा हो गया, फिर ए हो गया, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। तो लंबा नहीं चला, पता चला कि कुछ दूर तक बी मिला, फिर ए मिलने लगा, ए मिला, फिर बी मिलने लगा, ए भी रेगुलर नहीं, ए बी 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 ए हो सकता है, कुछ और गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा शॉर्ट रेंज ऑर्डर, और ये क्या हो गया लॉन्ग रेंज ऑर्डर, क्लियर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ज़रा चेक कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, आगे आ रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, साफ हो जा। 67 नेचर। अब ये बताइए सॉलिड का करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या था, फिक्स अरेंजमेंट। तो क्रिस्टलाइन फिक्स अरेंजमेंट रखता है कि एमॉर्फस फिक्स अरेंजमेंट रख रहा है, कौन रख रहा है, क्रिस्टलाइन। तो इसका नेचर कैसा होगा, ये ट्रू है बिल्कुल, इसे कहते हैं हम ट्रू सॉलिड, बिल्कुल सच्चा सॉलिड है, एकदम बिल्कुल सच्चा सॉलिड है, ट्रू सॉलिड, ठीक है। और ये कैसा है, सूडो सॉलिड, इसे क्या बोलेंगे हम, सूडो सॉलिड, ठीक है। सूडो मतलब क्या हो गया, फॉल्स, झूठा, ठीक है, फॉल्स, फॉल्स सॉलिड है ये, झूठा सॉलिड है, ठीक है। और ये क्या हो गया, ट्रू सॉलिड, क्लियर, ठीक है। ये नेचर हो गया। 8 अगर हम देखें सिमेट्री, तो ये कैसा होता है बेटा, ये सिमेट्रिकल होता है, और ये कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। अब कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ऐसे है, ठीक है। अब कहीं से हम कट कर दिए, मान लीजिए यहाँ से कट कर रहे हैं, कहीं से भी कट कर रहे हैं, यहाँ से कट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया,
ए था फिर बी, फिर ए फिर बी, अब काट दिया तो फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी, तो एक ही जैसा है, जितना इधर रहा उसी तरह से उधर रहा, सेंटर से कट किया रहेगा तो सिमेट्रिकल ही तो है। जिस जैसा इधर है वैसा है इधर है, ए बी ए बी ए बी इधर है तो ए बी ए बी ए बी इधर है, ठीक है, एकदम बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो इसको हमने क्या कह दिया, सिमेट्रिकल। और ये क्या होगा, अनसिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 9th सबसे इंपॉर्टेंट जो नेचर है, ठीक है, वो आइसोट्रॉपी एंड एनआइसोट्रॉपी, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है ये आइसोट्रॉपी एंड एनआइसोट्रॉपी, ठीक है। तो आइसो का मतलब क्या होता है, पहले बताइए, इसमें से क्रिस्टलाइन वाला आइसोट्रॉपिक है कि एनआइसोट्रॉपिक है? क्रिस्टलाइन वाला आइसोट्रॉपिक है कि एनआइसोट्रॉपिक है? तो क्रिस्टलाइन जितना भी होता है भाई, हर जगह अच्छा अच्छा हमको लगता है कि ये बढ़िया वाला है, सच्चा है, सच्चा है तो ये बहुत अच्छा एक जैसा होगा, पर ऐसा नहीं है, यहाँ उल्टा है हिसाब किताब। तो क्रिस्टलाइन में कैसा है, एनआइसोट्रॉपिक, क्रिस्टलाइन में क्या हो गया, एनआइसोट्रॉपिक नेचर होता है इनका, ठीक है। और एमॉर्फस कैसा हो रहा है, आइसोट्रॉपिक नेचर, ठीक है, आइसोट्रॉपिक नेचर, क्लियर। इसको पहले सिंपल एग्जांपल समझते हैं, फिर थोड़ा सा टेक्निकल समझेंगे। पहले सिंपल, सपोज करिए एक क्लासरूम है, क्लासरूम में सारे बच्चे सिटिंग अरेंजमेंट जैसे होती है वैसे बैठे हुए हैं। अब अगर सपोज करिए हमने क्लास में एंट्री लिया, ठीक है, तो क्या हम किसी बच्चे के सर पे कूदेंगे, किसी डेस्क पे बेंच पे आएंगे, कहीं और आएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मालूम है कि जहाँ भी हमारा एंट्री पॉइंट है वहाँ पे स्पेस रहता है, ठीक है। फिर बच्चों के जो बेंचेस होते हैं आपके, उनके बीच में भी क्या रहता है, स्पेस रहता है, तो फिक्स अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट कैसा हो गया, वो फिक्स है, क्लियर। तो उसे वो कैसा रहा, जब क्रिस्टलाइन में अरेंजमेंट फिक्स होता है। तो अब ये बताइए ज़रा कि वो एक जैसा अरेंजमेंट है कि डिफरेंट अरेंजमेंट है, यानी एक जैसा चारों तरफ हमको मिल रहा है कि अलग मिल रहा है? तो आप बोलो नहीं सर जी एक जैसा तो मिल रहा है, एक जैसा हम लोग अरेंजमेंट है। ओ भाई अरेंजमेंट एक जैसा है, पर ये देखो ना, अगर हम यहाँ से आ रहे हैं, दरवाजे से आ रहे हैं, तो यहाँ बेंचेज नहीं हैं, लेकिन इसके बाद बेंचेज हैं, फिर बेंच नहीं है, स्पेस दिया गया, फिर बेंच है, तो अलग अलग है ना। अरेंजमेंट तो भले फिक्स है तो ठीक है, सॉलिड हो गया, लेकिन क्या एक जैसा है चारों तरफ? नहीं, आगे स्पेस दिया गया है, बीच बीच में स्पेस है, कहीं कहीं बच्चे बैठे हैं। अब हम बीच से निकलेंगे तो सीधा लास्ट तक चले जाएंगे, लास्ट में भी हमारे पास स्पेस है, तो वहाँ कहीं ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स बैठे हों। लेकिन अगर हम बेंचेस की बात करें तो रेगुलर मैनर में फिर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो यह डिफरेंस हो गया, कुछ जगह है स्टूडेंट्स और कई जगह पे नहीं है। अब हम क्या करें, सारा सिटिंग प्लानिंग हटा के, जैसे घर में कथा होता है तो वहाँ पे हमने मैट लगा दिया चारों तरफ क्लासरूम में। अब बच्चों को बोल दे जाओ भाई सब लोग बैठो, तो आपके लिए वहाँ बच्चे स्पेस दे के बैठेंगे कि भाई सर जी यहाँ से आएंगे, यहाँ इतना स्पेस छोड़ दो, फिर ऐसे बीच में ऐसा रख दो, इतना स्पेस छोड़ दो। या कथा सुनने बैठे हैं तो वहाँ पे करेंगे कि पंडित जी अभी जब कथा सुना लेंगे तो प्रसाद मिलेगा, इसलिए भाई जो प्रसाद देने वाले हैं उनके आने के लिए जगह छोड़ दो, ऐसे हम तक पहुँच जाए आराम से, चरणामृत हमको दे दें, प्रसाद दे दें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहाँ चारों तरफ बैठ जाएंगे। अब आप चाहे दरवाजे से एंट्री मारिए, खिड़की से कूदिए, कहीं से भी आइए, आपको स्टूडेंट ही मिलने वाले हैं। तो वो कैसा हो गया, चारों तरफ से एक जैसा हो। कब हुआ, जब इर्रेगुलर बैठे हुए हैं। क्लियर, ये पॉइंट समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से टेक्निकली समझते हैं कि एनिसोट्रॉपी कैसे है। जैसे अब अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें, मान लीजिए हम यहाँ से चलना शुरू करें, तो हमको क्या मिला, सिर्फ बी 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 मिला। अगर यहाँ से चलना शुरू किया तब हमको क्या मिला, सिर्फ ए ए ए मिला। डिफर कर गया, डिफर कर गया, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू किए तो ए बी ए बी ए बी ए बी मिलना शुरू हो गया, डिफर कर गया, डिफर कर गया ना, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं एनिसोट्रॉपिक। आइसो मतलब होता है सेम, ट्रॉपिक मतलब रीजन। तो सेम रीजन हमको कहाँ मिला, नहीं मिल रहा। एक जगह मिल चल रहा है तो केवल बी 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 मिल रहा है, एक जगह चल रहा है तो केवल ए ए मिल रहा है, एक जगह चल रहा है तो ए बी मिल रहा है, ठीक है। इसमें तो खिचड़ी पकी हुई है, पूरा एक जैसे, कहीं से भी चलोगे ए बी तो मिल ही जाना है तुमने। तो सही चारों तरफ कैसा हो गया, एक जैसा हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर। तो पहले तो ये देखते हैं, ठीक है, कौन क्या रहा है ये तो हमको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए हमने वाटर ले लिया, ठीक है, वाटर है, ठीक है। अब अगर हम इसमें से रेज पास कर रहे हैं, चाहे इधर से रेज पास किए चाहे इधर से रेज पास किए, बेटा जैसे ये रेज जा रही है सेम वैसे ही तो ये चलेगी चारों तरफ। तो वाटर कैसा है, क्रिस्टलाइन है, अरेंजमेंट फिक्स है, नहीं अरेंजमेंट फिक्स है ना, तो एक जैसा मूव कर रहा है ना। ग्लास, अभी मैंने कहा था ग्लास, ग्लास का बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, सिंपल अगर लेते हैं तो 1.33, ये तो होता है।
तो ग्लास का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या और किसी का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा वो पूरे ग्लास का एक ही होता है ना, अलग अलग तो होता नहीं है। ऐसा नहीं कहा गया कि हम भाई किस एक्सिस से बात कर रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो उसको हमने क्या कह दिया, आइसोट्रॉपिक। तो ये क्या हो गया, आइसोट्रॉपिक। तो एग्जाम्पल से तो बात समझ में आ गई हमको। ठीक है, अब होता क्या है आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक, बेटा केवल फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए बात कही गई है। ठीक है, तो अगर सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शंस में सेम हो, ठीक है, ऑल डायरेक्शंस क्या होती हो, सेम है, तो उसे कहते हैं आइसोट्रॉपिक नेचर। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सभी डायरेक्शंस में सेम है अगर, तो उसे हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक। और अगर सभी डायरेक्शंस में सेम नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो उसे हम क्या कहेंगे, एनिसोट्रॉपिक नेचर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है। ठीक है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, थर्मल एक्सपेंशन हो गया, मेटल का वो हिस्सा जैसे इनवार वगैरह था, छोटे क्लास में पढ़ते थे, 2 मेटल की शीट लगा दी गई हैं ऐसे। ठीक है, या एक ही मेटल ले लिया, मान लो कोई मेटल है यहाँ हीट कर रहे हैं तो ये हीट ज़्यादा हो जाता है, इधर साइड में कम होता है, ये मेल्ट कर जाएगा, ये हम पकड़े रह सकते हैं, तो एक जैसा तो नहीं रहा। ठीक है, तो उसे हमने क्या कह दिया, एनिसोट्रॉपिक नेचर। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये समझ में आ गया। तो डिफरेंस क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, इसको समझने में कहीं कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो रही है? ठीक है, कोई दिक्कत होगी ज़रूर बताइएगा, आगे हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और लास्ट टॉपिक है हमारा, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। आज का लेक्चर का लास्ट टॉपिक हम ले रहे हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, तो भाई मेटल्स होंगे कि नहीं होंगे, मेटल्स, क्या सारे मेटल क्रिस्टलाइन होंगे, कोई मेटल ऐसा है जो अमॉर्फस भी होता हो, बिल्कुल होगा। एलॉय ले लीजिए, आपको बहुत एक चीज़ परेशानी होती है कि कैसे रटें यार, कौन सा क्रिस्टलाइन है कौन सा अमॉर्फस है, कैसे याद करें। तो आपको एक बहुत सही चीज़ बता रहा हूँ, जिसका फार्मूला फिक्स होता हो, जिसका फार्मूला फिक्स होता है वो क्रिस्टलाइन होगा, जिसका फार्मूला फिक्स नहीं होता है वो अमॉर्फस होगा। अब मेटल में अगर हम बात करें तो जितने भी एलिमेंटल मेटल्स होते हैं, जितने भी एलिमेंटल मेटल्स होते हैं वो सभी के सभी क्रिस्टलाइन होंगे। वो उसका फार्मूला फिक्स है, आयरन है तो पूरा आयरन ही है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अगर फार्मूला फिक्स नहीं है तो वो कहाँ चला जाएगा, अमॉर्फस जाएगा, यानी कहीं कम ज़्यादा है, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, यानी अगर कोई सॉलिड ऐसा है जो डिफेक्टिव हो गया हो, अभी आगे हम बात करेंगे कैसे डिफेक्टिव हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया हो, तो अब वो क्या रह जाएगा, तब वो क्रिस्टलाइन नहीं रह जाएगा, तब वो अमॉर्फस की तरफ बढ़ने लगेगा। ठीक है, यानी सुपर क्रिस्टल झूठा सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी आगे चलते हैं। एलिमेंटल सॉलिड मेटल्स हो गए। ठीक है, कुछ नॉन मेटल भी हो जाएंगे इसमें, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल में कौन सा होगा भाई, फॉस्फोरस हो गया, P4 हमारे पास है, S8 है, I2 है, सॉलिड, सॉलिड की बात कर रहे हैं, आयोडीन गैस की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सॉलिड, ये कैसे हो गए, कैसे हो गए, ये क्रिस्टलाइन हो गए। ठीक है, डायमंड हो गया, ग्राफाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, शुगर हो गया। फार्मूला फिक्स है भाई शुगर का, फिक्स है ना, फिक्स फार्मूला है शुगर का। ठीक है, शुगर का फार्मूला फिक्स है। ठीक है, तो इस तरह से जो हो गए, क्लियर। NaCl सॉल्ट हो गया। ठीक है, वो सब क्या हो गया, क्रिस्टलाइन सॉल्ट हो गया। क्लियर। अब अमॉर्फस का एग्जांपल देखें। ठीक है, तो ग्लास मेटल्स जो होते हैं, ग्लास मेटल्स, मैंने कहा था कि मेटल सारे नहीं आएंगे। ग्लास मेटल का मतलब क्या हो गया, एलॉयज। जैसे मान लो जैसे स्टील ही ले लिया हमने। ठीक है, तो बेटा स्टील में फॉर्मूला फिक्स थोड़ी होता है, इतना परसेंट ये लगा दे, इतना परसेंट ये लगा दे, बेटा परसेंटेज होता है ना। ठीक है, जैसे खाना खजाना वाले में भी सुनाता रहता है कि इतना ये ले, 1 स्पून इतना ले लीजिए, स्पून इतना लीजिए। फिक्स है क्या वो, खिचड़ी बना रहे हैं, हमारे घर की रेसिपी अलग है, अगले घर की रेसिपी अलग है, फिक्स थोड़ी ना है। जब फिक्स नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो अमॉर्फस होगा। ठीक है, तो फिक्स नहीं है। कौन सा हो गया अगला, पॉलीमर्स हो गए, फिक्स नहीं है। पॉलीमर में n लगाते हैं लास्ट में हम, n का कोई फिक्स नंबर थोड़ी ना होता कितना होगा। क्लियर, तो इसलिए वो क्या हो गया, अमॉर्फस हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, सिंपल ग्लास वो हो गया, या क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास। ठीक है, अमॉर्फस सिलिका, अमॉर्फस सल्फर। अब किसी के आगे अमॉर्फस लगा दे तब तो फिक्स ही है, तो पता चल गया वैसे भी अमॉर्फस है। ग्लास अगर लगा हुआ है तब भी समझ जाइए वो कैसा है, अमॉर्फस है।
पॉलीमर है, फार्मूला फिक्स नहीं है तो अमार्फस है। जैसे अब इथिलीन है, ठीक है, या इथीन है, फार्मूला फिक्स है, ठीक है, अगर वो सॉलिड के फॉर्म में ले आ दिए तो क्रिस्टलाइन हो जाएगा। क्लियर। और वही अगर उसी का पॉलीमर बना दिए, एन लगा दिया हमने, तो वही यहाँ पे पॉलीथिलीन या पॉलीथीन सीधे कह लीजिए, वो क्या हो जाएगा, वो अमार्फस हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक समझने में? अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ समझिए। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या भाई, अगर हमसे कोई कहे कि हमको क्या कोई रूल है क्या कि हम पहचान सकें कि सॉलिड कब बनेगा, यानी क्रिस्टलाइन कब बनेगा, अमार्फस कब बनेगा? मान लो वाटर है, क्या वाटर का अमार्फस नहीं बना सकते? क्या वाटर का अमार्फस नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। अब समझते हैं, कोई भी मेल्ट है, मेल्ट का मतलब पिघली हुई कंडीशन में मेल्ट कहते हैं, कोई सॉलिड था उसको पिघला दिया हमने, ठीक है, कोई भी मेल्ट है, अगर उस मेल्ट को सडन कूल करेंगे, अगर मेल्ट को सडन कूल किया तो सडन कूल करने से क्या बनेगा, वो अमार्फस। और अगर स्लोली कूल किया उसको हमने, ठीक है, धीरे धीरे इसको कूल कर रहे हैं, सिस्टमेटिक कूल कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर स्लोली कूल किया तो क्या बनेगा, क्रिस्टलाइन। ध्यान से समझिएगा, यानी वाटर लिया, वाटर को अगर हम स्लोली कूल कर रहे हैं, धीरे 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 टेम्परेचर ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तब वो आइस की कंडीशन में आके जमेगा, आइस बन जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन है। और अगर कोई सडन कूल कर दिए हैं, अचानक से उसको हमने फ्रीज कर दिया, तो वो क्या बनेगा, अमार्फस। याद रखिए, ग्लास वाली बात बार बार कह रहे हैं, ग्लास है क्या, सैंड, बालू लिया, सैंड लिया, सैंड को पिघला दिया हमने, मेल्ट कर दिया उसको, मेल्ट करके उसको सडन कूल करते हैं, यानी वो प्रॉपर ज्योमेट्री ले ही नहीं पाया, मॉलिक्यूल जहाँ थे वहीं जम गए, तो बनता है ग्लास। इसलिए कैसा हो गया ये, अमार्फस। आखिर पढ़े हैं ना कि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, आइस की डेंसिटी कम होती है, क्यों, अरेंजमेंट शिफ्ट होता है, अरेंजमेंट चेंज होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है आइस में। तो रीज़न यही है अरेंजमेंट का कि जब हम स्लोली कूल करते हैं तो अरेंजमेंट एक प्रॉपर अरेंजमेंट में आएगा, लेकिन जब हम सडन कूल किए तो कहाँ अरेंजमेंट आ पाया, अरेंजमेंट तो आया ही नहीं। जब अरेंजमेंट नहीं आया तो कैसे हम कह सकते हैं कि वो क्रिस्टलाइन बनेगा, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट रखा ही नहीं उसने। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी मेल्ट को सडन कूल करेंगे तो अमार्फस बनेगा, अगर स्लोली कूल करेंगे तो क्रिस्टलाइन बनेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लास्ट ऐसे कह रहे थे, एक और देख लेते हैं, यूजेस क्या है क्रिस्टलाइन का। अब जैसे हमने कहा था डायमंड का यूज़, तो डायमंड का यूज़ क्या है, जेमस्टोन्स, अच्छी तरह मालूम, बताने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। ग्राफाइट, अच्छी तरह समझ रहे, ग्राफाइट का यूज़ कोर, जो पेंसिल की कोर होती है उसको बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। और भी क्वार्ट्ज का कहाँ यूज़ किया, वॉचेस, क्लॉक्स, घड़ी बनाने में देखोगे हर घड़ी में लिखा आता है क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज का यूज़ किया जाता है घड़ी या वॉच के फॉर्मेशन में, क्लॉक के फॉर्मेशन में, ठीक है। अब इनका यूज़, अमार्फस का यूज़ देखते हैं भाई, पॉलीमर कुछ कहना ही नहीं है, पेंट से लेके सारा कुछ तक तो पॉलीमर आ रहा। एलॉयज, स्टील, अच्छी तरह मालूम है यूज़ क्या है, ठीक है। हाँ, अमार्फस सिलिका, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेते हैं। अमार्फस सिलिका क्या है भाई, अमार्फस सिलिका एक बहुत अच्छा फोटोवोल्टेइक मटेरियल है। क्या है ये, एक बहुत अच्छा फोटोवोल्टेइक मटेरियल है, बहुत बढ़िया फोटोवोल्टेइक मटेरियल है, ठीक है। अब बेटा फोटोवोल्टेइक मटेरियल का मतलब क्या हो, तो इसका यूज़ करते हैं, जो अमार्फस सिलिका है इसका यूज़ करते हैं हम फोटोवोल्टेइक सेल में, ठीक है, यूज्ड इन फोटोवोल्टेइक सेल। तो फोटोवोल्टेइक सेल में इसको यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो फोटोवोल्टेइक मटेरियल है, और किस में यूज़ किया हमने, सेल में, फोटोवोल्टेइक सेल। अब ये सेल करता क्या है, तो सेल एक डिवाइस हो गया, ये डिवाइस क्या कर रहा है बेटा, यहीं से कट करते हैं इसको, फोटो मीन्स लाइट, और वोल्टेइक का मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोलर पैनल याद आया, तो सोलर पैनल होते हैं, उसमें देखोगे ब्लू ब्लू स्पॉट बने रहते हैं, क्या कर रहा है, सनलाइट को ट्रैप करता है, किस में स्टोर कर दिया, बैटरी में, क्या यूज़ होगा वो, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। तो फोटोवोल्टेइक सेल बनाने में, ठीक है, क्या यूज़ किया हमने, किसका, अमार्फस सिलिका इज़ द बेस्ट मटेरियल फॉर फोटोवोल्टेइक सेल। तो कोई डाउट यहाँ तक समझने में?
तो बेटा एक टॉपिक हमने कंप्लीट किया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिटेल पढ़ेंगे, कोई डाउट? ठीक है।